Linear wave shaping. So first topic is linear wave shaping. अगर हम लीनियर सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सर्किट में लीनियर एलिमेंट्स भी होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ए लीनियर नेटवर्क is a network which is made up linear elements. और एक चीज़ बताओ, तुम लोग लैप्लस तो पढ़े हो ना, थर्ड सेम में मैथ से पढ़े होगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ क्लियर होंगी आई थिंक। A linear network can be described by linear differential equation. So we know resistance, inductor, and capacitor all are the linear circuit elements. Resistors, inductors, and capacitors are linear circuit element. Linear circuit element. So the process by which the waveform of a non-sinusoidal signal is altered by transmitting the signal by transmitting the signal through a linear network is termed as linear wave shaping. तो इसको समझते हैं पहले, है ना। जो हमने स्टेटमेंट लिखवाया अभी है, इसको समझते हैं। देखो, फर्स्ट ऑर्डर आरसी हाई पास सर्किट फर्स्ट ऑर्डर आरसी हाई पास सर्किट
ये एक फर्स्ट ऑर्डर आरसी हाई पास सर्किट है। सबसे पहला सवाल, ये आरसी हाई पास सर्किट क्यों कहलाता है? तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर होंगी। ये डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहले ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाओ। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई दिस सर्किट इज कॉल्ड द आरसी हाई पास सर्किट। क्यों नहीं लो पास, क्यों नहीं इसको लो पास सर्किट कहा गया है ना, हाई पास सर्किट ही क्यों क्यों कहा गया? अभी समझा रहे ना, वेट 2 मिनट वेट करो, सिर्फ 2 मिनट वेट करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो, केस वन, केस वन, हाई पास का मतलब यही हुआ जो हाई फ्रीक्वेंसी को जो सर्किट पास कराते। अगर यहाँ पे सिग्नल अगर हमने दिया है, अगर इनपुट हमने दिया है, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करा रहा है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी को अगर पास नहीं करा रहा है, तो उसे हम लोग आरसी हाई पास फ्रीक्वेंसी सर्किट कहेंगे। क्लियर हुआ? बोलो। अगर इस सर्किट में हमने कोई इनपुट दिया और ये अगर लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को अगर पास कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हाई पास सर्किट कहलाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ कैसे, मतलब कैसे समझा सकता है कि वाई दिस सर्किट इज ऑलवेज कॉल्ड द हाई पास फ्रीक्वेंसी सर्किट, क्यों, ऐसा क्यों? तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो, केस वन, सपोज करो इस सर्किट में हमने लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दिया, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाई कर दिया, लो फ्रीक्वेंसी, तो अब तुम ही बताओ, लो फ्रीक्वेंसी अगर हम अप्लाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो है ना, तो अप्रोक्सीमेटली ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो। बहुत ही गुड, बेहतरीन, 2 पाई होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी अगर पास करा दें तो ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, उसका क्या फार्मूला होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी, ओमेगा सी, ठीक है। 1/ओमेगा सी, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर ओमेगा इक्वल टू जीरो हो गया तो 1/0 टेंड्स टू इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब ये बताओ, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी हो गई तो करंट कितना फ्लो करेगा? ज़ीरो। करंट भी अपॉन होता है ना रिएक्टेंस, तो एक्स तो इन्फिनिटी हो गई, तो करंट कितना हो गया? ज़ीरो। इट मीन्स द कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। होगा क्या? द कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। तो यहाँ हमने सी बनाया था ना, यहाँ ये ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ये इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। चलो, तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो टेल मी वन थिंग, 0 एम्पियर करंट पास करेगा यहाँ पे। ओके, ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब ये बताओ, आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा? 0 × R, दैट इज 0, मिलेगा ना? तो क्या आउटपुट वोल्टेज मिला लो फ्रीक्वेंसी में? अगर लो फ्रीक्वेंसी को पास कराएंगे तो देयर विल बी नो आउटपुट वोल्टेज, so it can't pass the low frequency, so it is always called the high frequency circuit। ये हमेशा क्या कहलाएगा? हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट कहलाएगा, हाई पास फ्रीक्वेंसी सर्किट कहलाएगा। क्लियर है? हाई पास आरसी सर्किट। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, जहाँ पे कैपेसिटर यहाँ लगा होता है, नीचे में रेजिस्टेंस रहता है, जिसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर आरसी हाई पास सर्किट कहते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कराता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास कराता है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, अब देखते हैं सेकेंड केस। एनालॉग में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे पहले कुछ पढ़ाई हुई थी क्या? फर्स्ट क्लास से। अच्छा, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पास करा दें,
हाँ बोलो। हाँ, रीज़न है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इसका हम लोग बात करेंगे ना, जब हम केवीएल लगाएंगे, तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये ना होता है। तो इसी फॉर्म में है ये। जब यहाँ केवीएल लगाएंगे ना तो उसी फॉर्म में आता है, उसको भी हम बताएंगे अभी। इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर होता तो सेकेंड ऑर्डर हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि जब तुम केवीएल लगाओगे तो डी वाई अपॉन डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलो। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी अगर इसमें पास करा दे, तो तुम ही बताओ। हाई फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ओमेगा इज इन्फिनिटी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो एक्सी विल बी 1 ओमेगा सी, दैट इज जीरो, होगा ना। इट मीन्स द कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस बाय ए शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ कैपेसिटर था। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज वी आई, ये तो शॉर्ट हो गया। और कमेंट ऑन द आउटपुट वोल्टेज। नाउ कमेंट ऑन द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट शुड बी द आउटपुट वोल्टेज हियर। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो कैसे मिलेगा। ये तो कैसे, यहाँ तो शॉर्ट हो गया ना, इनपुट वोल्टेज यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट वोल्टेज यहाँ भी मिल रहा है, तो आउटपुट बराबर इनपुट हो गया ना। आउटपुट बराबर इनपुट हो गया यहाँ पे। इट मीन्स द आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। तो इट मीन्स वी कैन से, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी को यहाँ पास करा दे तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस कैन बी रिप्लेस बाय ए शॉर्ट सर्किट। तो आइडियल करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, अगर हम आइडियल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ये पास करेगा, है ना। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ये पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को तो पास नहीं कर रहा है, हमने देखा था। सपोज कि इधर गेन है, इधर फ्रीक्वेंसी है, ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसे हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टॉप बैंड। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये पास नहीं कर रहा, आउटपुट वोल्टेज जीरो हो गया। और इसे क्या क्या कहेंगे हम, पास बैंड। इसे हम कहेंगे पास बैंड, दिस इज स्टॉप बैंड, दिस इज पास बैंड। चलो, एक तो ये हुआ समझने का तरीका। दूसरा जो तरीका है, इसको समझने का जो दूसरा तरीका है, जरा ध्यान से समझो मेरी बातों को। देखो, अगर तुम्हें लैपलस पता है, लैपलस की अगर जानकारी है, तो इस सर्किट में हम देखो यहाँ से ध्यान से देखो। चलो, आउटपुट वोल्टेज का लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं ना। तो वी नॉट एस बराबर क्या हो जाएगा, जरा केवीएल लगाओ, वोल्टेज डिवीजन फार्मूला लगा के बताओ क्या होगा इस वाले सर्किट में। इस वाले सर्किट में वी नॉट एस कितना हो जाएगा, एस डोमेन की अगर हम बात करें, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, बोलो। अगर तुम वोल्टेज ड्रॉप लगाओगे, वोल्टेज डिवीजन फार्मूला लगाओगे, तो दिस विल बी वी आई इनपुट इनटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1/CS, ये ना होता है। कैपेसिटर को हम लोग 1/CS से डिनोट करते हैं एस डोमेन में। इंडक्टर अगर रहता है तो एस एल से डिनोट करते हैं, एस एल। और रेजिस्टेंस का तो होता नहीं है। तो आउटपुट वोल्टेज कैन बी रिटेन इन द लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन एज वी आई एस इंटू आर अपॉन आर प्लस 1/CS। वोल्टेज डिवीजन फार्मूला से हमने इसको लिख लिया। बोलो, यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ इसके, देखो इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखना है ना, तो ध्यान से देखो। ये तो 1/CS हो जाएगा, 1/CS, ये तो आर ही रहेगा।
ये वी आई एस, ये वी नॉट एस। ठीक है, ये वी नॉट एस बन जाएगा। तो तुम ही बताओ, वी नॉट एस, अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई एस इस पूरे सर्किट में। ठीक है, एस डोमेन की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, आई एस इंटू आर होगा ना। और आई एस क्या है, टोटल करंट, तो टोटल इनपुट वोल्टेज वी आई एस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर, और यहाँ पे है वन अपॉन सी एस, आर प्लस वन अपॉन सी एस इंटू आर। तो यही ना हमने लिखा अभी, वी आई एस इंटू आर अपॉन आर प्लस वन अपॉन सी एस। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एस को ऊपर ले जाओ, तो आर सी एस वी आई एस आर सी एस प्लस वन। ठीक है, ठीक है। तो इसका पोल जीरो भी बना सकते हैं, पोल जीरो डायग्राम बनाना जानते हो, पोल जीरो डायग्राम, पोल जीरो डायग्राम नेटवर्क पर रहे हो इस बार, नेटवर्क। हाँ, ठीक है। तो पोल जीरो देखो, अभी बताएंगे सर, जो नेटवर्क पढ़ाते हैं वो बताएंगे तुमको, थोड़ा सा बता देते हैं। पोल जीरो डायग्राम, पोल जीरो डायग्राम मतलब पोल, अगर डिनोमीटर को जीरो करोगे ना, अगर डिनोमीटर को जीरो करोगे तो एस की वैल्यू कितनी आएगी। देखो बड़ा सिंपल है, आर सी एस प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो डिनोमीटर को अगर जीरो करोगे तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ वन अपॉन आर सी, होगा ना। तो यहाँ पर एक पोल लाई करेगा, पोल को हमेशा क्रॉस से शो करते हैं। देखो क्रॉस से शो हमने, डिनोमीटर को अगर जीरो करोगे तो एस की वैल्यू आएगी ना, माइनस ऑफ वन अपॉन आर सी, एस की वैल्यू। ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजनरी एक्सिस होता है, ये एस डोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू वन अपॉन आर सी हो गया, माइनस ऑफ वन अपॉन आर सी। तो ये जीरो, ये पोल हो गया, ये पोल को डिनोट करता है। जब भी तुम डिनोमीटर को जीरो के बराबर करोगे तो एस की जो वैल्यू आएगी वो पोल को रिप्रेजेंट करता है। और जब तुम न्यूमरेटर को जीरो के बराबर करोगे तो आर सी एस इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी तुम न्यूमरेटर को जीरो के बराबर करोगे तो वो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, और जब भी तुम डिनोमीटर को जीरो के बराबर करोगे तो वहाँ से जो एस की वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगा पोल को। ठीक है, तो इसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है, नेटवर्क में पढ़ोगे तुम। ठीक है ना, ऐसे हम बता दिए कि ये एक आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन है, दैट इज आर सी एस वी आई एस डिवाइडेड बाई आर सी एस प्लस वन। तो यहाँ से इसका पोल जीरो डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो इसका अप्लीकेशन है, बाद में हम पढ़ेंगे, ये लैग कंपनसेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अभी नहीं पढ़े होगे, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। चलो, तो ट्रांसफर फंक्शन, हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, ट्रांसफर फंक्शन किसे कहते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, किसे कहेंगे, आउटपुट अपॉन। तो यहाँ पे देखो, ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट वोल्टेज है, और ये क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो इसका रेशियो कितना मिल जाएगा, आर सी एस डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो, आर सी एस डिवाइडेड बाई आर सी एस प्लस वन, आर सी एस प्लस वन। ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में काम करते हैं, पुट करो एस इक्वल टू जे ओमेगा, एस इक्वल टू जे ओमेगा। ये कितना आ गया, आर सी जे ओमेगा डिवाइडेड बाई आर सी जे ओमेगा प्लस ऑफ वन। ठीक है, तो ये हो गया जे ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई प्लस वन। ठीक है, चलो, और ये हो गया वन प्लस जे ओमेगा आर सी। ठीक है, चलो, ओमेगा आर सी जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा,
मैग्नीट्यूड। चलो जी, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले टर्म का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे अगर x प्लस ए प्लस जे बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हो ना। और और एंगल टेन इनवर्स बी अपॉन है, ऐसे ही करते हो ना, टेन इनवर्स बी अपॉन है। तो इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका तो रियल पार्ट जीरो है, इमेजनरी पार्ट ही है, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा आर सी, सिंपल है। और एंगल कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई ए तो यहाँ जीरो है, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो गया। टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अगर नीचे वाले की अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 प्लस ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर होगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं, और टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई 1 होगा। देखो, चेक करो एक बार, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड लिखे, नीचे वाले का भी मैग्नीट्यूड लिखे, ऊपर वाले का एंगल लिखे, नीचे वाले का भी एंगल लिखे। इसे हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं। एक बार चेक करो यहाँ तक, सही है। जे इमेजनरी एक्सिस है, एस डोम जे एस इक्वल टू जे इंटू ओमेगा। जे एक इमेजनरी नंबर है, जैसे आयोटा पढ़े हो ना, इमेजनरी आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वन, आई स्क्वायर इक्वल, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होगे, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वन। वही चीज़ है यहाँ पे, रियल एक्सिस ये है, ये जो एक्सिस है ये रियल एक्सिस कहलाता है, और ये इमेजनरी एक्सिस कहलाता है। तो रियल एक्सिस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इमेजनरी एक्सिस को जे ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये एस डोमेन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एस डोमेन में हमने एस एस का रूट निकाला, न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो करा, डिनोमिनेटर को जीरो करा, तो एस की वैल्यू निकाला। और डिनोमिनेटर को जीरो करने के बाद जो एस की वैल्यू आती है वो पोल को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर को जीरो करने के बाद जो एस की वैल्यू आती है वो जीरो कहलाता है। तो ये पोल जीरो डायग्राम हो गया, ये एस डोमेन कहलाता है। हम नेक्स्ट बात की है कि पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा, ठीक है, एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो जैसे ही हमने जे ओमेगा डाला, तो हमें पता है कि ए प्लस जे बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कहलाता है, ए प्लस जे बी, और ये क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म कहलाता है। पोलर फॉर्म में क्या करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है फर्दर, जहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 वो जीरो हो गया, तो सारा का सारा टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। और एंगल की बात करते हैं तो टेन इनवर्स इमेजनरी बटा रियल करते हैं, तो इमेजनरी बी है और रियल ए है, तो बी अपॉन ए हो गया। तो जस्ट इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। तो जे ओमेगा आर सी, तो इसका रियल पार्ट तो जीरो है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ओमेगा आर सी हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर फिर अंडर रूट लोगे तो ओमेगा आर सी ही बचेगा। और एंगल की बात करोगे तो टेन इनवर्स बी अपॉन है, तो टेन इनवर्स ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई जीरो, इमेजनरी रियल पार्ट तो जीरो है, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 90। फिर अंडर रूट वन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई वन हो गया। तो हमने इस ट्रांसफर आरसी हाई पास सर्किट क्या ट्रांसफर फंक्शन को हमने लिखने की कोशिश किया, जहाँ पे ओमेगा आरसी मैग्नीट्यूड है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का अंडर रूट वन प्लस ओमेगा आरसी का होल स्क्वायर है। ऊपर वाले का एंगल 90 डिग्री है और नीचे वाले का एंगल टेन इनवर्स ओमेगा आरसी है। बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अब जब हम ऐसे हमने लिखा ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो एंगल घट जाता है, एंगल क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इक्वल टू, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस कितना था? ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर था ना, ठीक है। और एंगल की बात करें तो एंगल घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स
ओमेगा आर सी। चेक करो एक बार। ठीक है, तो इस ट्रांसफर फंक्शन का, इस आरसी हाई पास सर्किट का ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये एंगल हो गया। अब चेक करो, एक टेबल बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा पर इसके मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं और एंगल की वैल्यू को लिखते हैं। चलो, जीरो पे तुम लोग बताओ, वन अपॉन आर सी पे बताओ, और इन्फिनिटी पे बताओ। चलो, जीरो पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करो, तो मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड। जस्ट पुट ओमेगा इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन। व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर टी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, जल्दी से बताओ कितना होगा। जीरो हो गया ना, ओमेगा इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करो तो जीरो ही हो गया ना। क्लियर, आर यू गेटिंग। अच्छा, एंगल की एंगल बताओ। जस्ट पुट ओमेगा इक्वल टू जीरो, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टेन इनवर्स जीरो, जीरो हो गया ना, तो 90 डिग्री, तो ये 90 बन गया ना। वन अपॉन आर सी पे, वन अपॉन आर सी पे जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन आर सी, तो वन अपॉन आर सी पुट करोगे तो ऊपर वन आ गया, और यहाँ भी वन अपॉन आर सी पुट करोगे तो वन का होल स्क्वायर, तो वन का होल स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, तो वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू। एंड व्हाट अबाउट द एंगल, जस्ट पुट ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन आर सी, टेन वर्स वन, टेन वर्स वन की वैल्यू होती है 45, 90 माइनस 45, दैट इज 45 डिग्री। नाउ पुट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड वन आ गया, यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो टेन वर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 90, 90, 90 माइनस 90, दैट इज 0 डिग्री। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सी हियर। I am plotting the waveform for the magnitude with respect to frequency, with respect to angular frequency. Okay. चलो, now at omega equal to जीरो, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो ही है। ओमेगा इक्वल टू जीरो पे मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। और वन अपॉन आर सी पे वन अपॉन रूट टू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, दैट इज वन अपॉन आर सी। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे मैग्नीट्यूड जीरो है, ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन आर सी पे मैग्नीट्यूड कितना है, वन अपॉन रूट टू है ना। और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे वन है, इसका मतलब ये इसका ग्राफ बनेगा। वन अपॉन आर सी पे इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो रही है, वन अपॉन रूट टू। और फर्दर जब इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होने वाली है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू कितनी है, वन है, दैट इज वन, दैट इज वन। चेक करो एक बार। बोलो, सही है। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, एंगल की बात करते हैं। एंगल की बात करते हैं।
ज़ीरो है यहाँ, 1/RC है। ठीक है, चलो टेल मी, जीरो पे एंगल कितना था? 90 डिग्री, है ना? तो एक काम करते हैं, ये ज़ीरो है, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। चलो, जीरो पे कितना है एंगल? 90 डिग्री है। ठीक है, चलो यहाँ पे है 90 डिग्री। उसके बाद 45, 45 1/RC पे 45 है ना? ठीक है, फर्दर क्या हो रहा है? क्लियर है? 1/RC के बाद देखो, चेक करो, 90 45 0 डिग्री, इन्फिनिटी पे जीरो हो गया, एंड विल बी कंटिन्यू एट जीरो। तो ये वेव फॉर्म बन गया, एक तो एंगल का, ये एंगल का है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये एंगल है ना? ठीक, चलो इसी में एक एग्जाम में तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, 3 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 3 dB फ्रीक्वेंसी हम लोग आमतौर पे 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि व्हाट इज 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो लॉग वगैरह चलाने आता है ना कैलकुलेटर में? ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 dB फ्रीक्वेंसी कहलाता है 1/RC, इसी को हम लोग कहते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी। कैसे, जरा देखते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड द 3 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा कि व्हाट इज 3 dB फ्रीक्वेंसी इन हाई पास सर्किट, या व्हाट इज 3 dB फ्रीक्वेंसी इन लो पास सर्किट, ये सब आता है। तो 1/RC इज कॉल्ड द 3 dB फ्रीक्वेंसी। व्हाई इट इज कॉल्ड द 3 dB फ्रीक्वेंसी, क्यों उसका नाम 3 dB पड़ा, जरा देखो। ध्यान से देखो मेरी बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं। इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो 1 है, और मैंने जीरो पे, और 1/RC पे 1/√2 हो जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है, इससे ज़्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती है, होगी क्या? इस ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 ही है ना? और 1/RC पे इसकी वैल्यू 1/√2 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, डेसिबल में निकालने के लिए 20 log 10 लगाते हैं। ठीक है, 20 log 10। तो 1 का, अगर 1 का तुम डेसिबल में निकालोगे तो कितना आएगा? 20 log 10 1 कितना हो गया, ये बोलो? ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया ना? मतलब ये 1 मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड को अगर डेसिबल में चेंज करोगे तो क्या करना होता है? 20 इंटू लॉग 10 करना पड़ता है, उसको लॉग 10 लगाना पड़ता है, फिर उसको 20 से गुना पड़ता है, तो वो चीज़ डेसिबल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो 1 को अगर डेसिबल में कन्वर्ट करोगे तो जीरो देगा, और 1/√2 को अगर करोगे तो 20 log 10 1/√2, इसकी वैल्यू निकालो। ये जीरो डेसिबल हो गया ना, जीरो डेसिबल, ये जीरो डेसिबल। तो 1/√2 log 10, एक बार बताओ कितना आ रहा है? 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। ठीक है, तो 0.707, इसमें log 10 लगा लो। ठीक है, और फिर गुना कर दो 20 से। log 10 ये बेस 10 है, 1 की वैल्यू है यहाँ पे। तो log 1 का वैल्यू 10 के बेस में हो चाहे ई के बेस में, जीरो ही आता है। लेकिन 1/√2 का वैल्यू अगर log 10 के स्केल में लोगे तो इसका वैल्यू कितना आता है? 1/√2 होता है 0.707। ठीक है, 0.707, इसको अगर लॉग में चेंज करोगे तो -0.15 आएगा, फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -3 dB। आ रहा है? चेक करके बताओ। 1/√2, लॉग 1/√2 10 के बेस पे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो ये आएगा -3 dB। आ रहा सबका? जल्दी बताओ। 3 dB, देखो ना वैल्यू आ रहा है। लॉग परफॉर्म करो, 1/√2 का लॉग लगाओ 10 के बेस में।
चेक करो इसको। आया? -3 dB आया, सभी का आया? बाकी लोग बताओ, क्या इसको समझ पा रहे हो? log 10 1/√2 into 20 that is minus of 3 dB, log 10 1 into 20 that is 0 डेसिबल। ठीक है, तो ये देखो कितने से डेसिबल इसकी यूनिट है। डेसिबल की यूनिट डीबी होती है। अब 1 पे 0 डेसिबल है, 1/√2 पे -3 dB है ना? तो अब देखो ध्यान से मेरी बातों को समझो कि 1 पे 0 था और 1/√2 पे -3 था, तो कितने कितने अमाउंट से, कितने फैक्टर से फ्रीक्वेंसी डाउन हुई? बोलो, मैग्नीट्यूड डाउन हुआ, जल्दी बताओ। 3 dB से। इसका मतलब 1/RC, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने लिया, 1/RC की हमने बात की, और 1/RC पे ही ना मैग्नीट्यूड 1/√2 हो रहा है। कंफर्म करो इस चीज़ को। इसका मतलब 1/RC ही 3 dB फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्लियर है? जहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम का जब 1/√2 हो जाता है, तो ये 3 dB से डाउन हो रहा है। ठीक है, 3 dB से डाउन हो रहा है। देखो मैग्नीट्यूड जो है वो 3 dB से डाउन हो रहा है। ये रहा, 3 dB से डाउन हो रहा है। 3 dB, ये 3 dB से डाउन हो रहा है। ठीक है, तो किस फ्रीक्वेंसी पे डाउन हो रहा है? 1/RC पे। 1/RC पे, तो इसीलिए ये 3 dB फ्रीक्वेंसी कहलाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म आता है, दैट इज द बैंडविड्थ। दैट इज द बैंडविड्थ। तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक के रीजन को हम लोग बैंडविड्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? बैंडविड्थ कहेंगे। ये जो रीजन है, ये जो ऑपरेशन, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बैंडविड्थ कहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज 3 dB फ्रीक्वेंसी? 3 dB फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/RC, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कितने डीबी से डाउन कर रहा है? 3 dB से डाउन कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो अब ये बताओ कि 3 dB फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कितना है? ओमेगा इक्वल टू 1/RC। ओमेगा तुम जानते हो 2πf होता है, 1/RC। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हर्ज में? 1/2π। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज, दैट इज 3 dB frequency is 1/2πRC. This is called the 3 dB frequency. वेट करो, हाँ बोलो। अभी बता रहे हैं, बता रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा, हाँ, बोलो। मेरे पास नहीं है। हाँ, तो 3 dB फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1/2πRC हो गया। दिस इज कॉल्ड द, व्हाट इज, दिस विल बी कॉल्ड 3 dB फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाएगा? 3 dB फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज बैंडविड्थ? ठीक है, व्हाट इज बैंडविड्थ? देखो, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बैंडविड्थ विल बी हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। बता रहे हैं भाई, लिखने तो दो। चलो, बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी? ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी। एंड व्हाट इज द लोअर फ्रीक्वेंसी? वन अप, नहीं नहीं, हम लोग बैंडविड्थ की अगर बात करेंगे ना, तो इस रीजन की बात करेंगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए हमने मार्क कर दिया है। इस वाले रीजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू कांस्टेंट होने लगता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से वैल्यू कांस्टेंट होने लगता है। ठीक है, तो हायर माइनस 1/RC, तो इन्फिनिटी माइनस कुछ भी रहेगा।
कुछ भी, ये कुछ भी है, सब इससे मतलब नहीं है। इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को अगर सबसेट करोगे तो इन्फिनिटी ही देगा, देगा ना। तो सो इन केस ऑफ हाई पास सर्किट, in case of high pass circuit, the bandwidth will always come out to be infinity. Will always come out to be infinity. तो यहाँ पे बैंडविथ का सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन लो पास आरसी सर्किट में वहाँ पे सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे तो नॉर्मली हाई पास फ्रीक्वेंसी में बैंडविथ इन्फिनिटी हो जाता है। द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज द 3 dB फ्रीक्वेंसी। एक बार डिफरेंस लिख लेते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी का। व्हाट इज 3 dB फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी at which the gain is at which the gain is 1 upon √2, 1 upon √2 हो रहा था ना मैक्सिमम वैल्यू का, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू is called the is called the is called the लोअर कट ऑफ, इसे हम लोग लोअर कट ऑफ भी कहते हैं, लोअर कट ऑफ, और और लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, 3 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म लगता है तुम अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करते हो सही से। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, 1 जब मैग्नीट्यूड था तो इसमें लॉग की वैल्यू कितनी आती है, 0 डेसिबल। जब मैग्नीट्यूड 1 अपॉन √2 था, तो इसमें जब इसको डेसिबल में चेंज करोगे तो कितना आता है, -3। तो डिफरेंस करोगे ना, 0 माइनस फिर माइनस, तो +3 dB हो गया ना। तो 3 dB से डाउन हुआ ना, कितने फैक्टर्स से डाउन हुआ, इसलिए। तो किस फ्रीक्वेंसी पे हुआ, 1/RC पे ही ना। हमने 1/RC पे मैग्नीट्यूड निकाला था, तो मैग्नीट्यूड कितना आया था, देखो 1/RC पे मैग्नीट्यूड 1/√2 आया था। मैग्नीट्यूड जो है 1/√2 1/RC पे आया था। सो इट इज कॉल्ड द 3 dB फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यहाँ पे जो डीवी है वो 3 dB, हाँ, फैक्टर के साथ डाउन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द 3 dB फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे बैंडविड्थ की अगर बात आएगी तो बैंडविड्थ इज इन्फिनिटी। 3 dB फ्रीक्वेंसी अगर की बात आएगी 1/RC। ठीक है, तो अब जरा डिफिनेशन पे आते हैं। इसी को कहते हैं लीनियर वेव शेपिंग, द प्रोसेस बाय विच द वेव फॉर्म ऑफ ए नॉन साइनसॉइडल सिग्नल इज अल्टर्ड बाय ट्रांसमिटिंग द सिग्नल थ्रू ए लीनियर नेटवर्क इज टर्म्ड एज लीनियर वेव शेपिंग। ठीक है, चलो। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर फंक्शन को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ हाई पास सर्किट, दैट इज A0 1 - j ओमेगा एल डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो जरा इस फॉर्म में उसको लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे A0 कहलाता है मिड बैंड गेन, मिड बैंड गेन, ओमेगा एल इज कॉल्ड द लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन कितना आया था हाई पास सर्किट में, RCS 1 + RCS।
1 plus RCS. So this can also be written as 1 upon 1 plus 1 upon RCS. ठीक है. Now put S equal to j omega. S equal to j omega. तो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस अगर j ओमेगा पुट करोगे तो j ओमेगा RC हो गया ना. और ऊपर नीचे j से अगर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे j मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा. तो ये कितना मिल जाएगा 1 माइनस j अपॉन ओमेगा RC. क्लियर है? ठीक है. क्या चीज़? अब ठीक है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे j और ओमेगा आर सी 1 अपॉन आर सी क्या था? कुछ था ना 1 अपॉन आर सी ओमेगा, दैट इज द 3 dB फ्रीक्वेंसी. ये था ना WL डिवाइडेड बाई ओमेगा. क्लियर है? ले सकते हैं ना ऐसा, बिकॉज वी नो ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन RC. ये तो ओमेगा एल 3 dB फ्रीक्वेंसी कहलाता है. ओमेगा एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो बाय कंपेयरिंग with this equation, what should be the value of a naught? a naught की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. इसे कंपेयर करो. एक ये वाला इक्वेशन, एक ये वाला इक्वेशन हो गया, एक ये वाला इक्वेशन, और एक ये वाला इक्वेशन. परफेक्ट है. चलो नाउ कंपेयर एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए नॉट ओमेगा एल. ए नॉट कितना हो गया? 1 हो गया. ओमेगा एल दैट इज 1 अपॉन RC. व्हाट इज FL? 1/2 पाई RC. क्लियर है? हर्ज में. तो मिड बैंड गेन की अगर बात आएगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी इन केस ऑफ हाई पास RC सर्किट. 3 dB फ्रीक्वेंसी की बात आएगी, वो क्लियर है, ओमेगा इक्वल टू 1/RC होता है. फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो 1/2 पाई RC हो जाएगा हर्ज में. तो क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? ओके. बोलो. हाँ, अभी हम बताने वाले हैं कि जैसे अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, एक गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे. नोट्स को अपलोड करेंगे, क्लास वर्क एंड क्लास नोट्स. तो एक लिंक हम शेयर कर देंगे तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में. उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे. वहाँ तुम्हें दिखेगा क्लास नोट्स एंड क्लास वर्क. ठीक है. और इवन कुछ दिनों के बाद वो आज ही तुम्हें मिल जाएगा, और कुछ दिनों के बाद हम इसकी वीडियो भी शेयर कर देंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ भी तुम देख सकते हो. ठीक है. तो सारा चीज़ अभी तुम्हें मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में. तो अब आगे का टॉपिक है इसमें, जैसे अभी हमने बात की इसकी हाई पास सर्किट की ना, तो अब हम बात करेंगे लो पास सर्किट की. ठीक है. लो पास सर्किट की बात करेंगे. अच्छा, ये आरसी हाई पास आरसी सर्किट जो है वो आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट भी कहलाता है. तो इसको भी डिस्कस करेंगे अगले क्लास में. और उसके बाद हम बात करेंगे नॉन लिनियर की, जहाँ पे क्लिपिंग एंड क्लैम्पर पढ़ेंगे. वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू.
तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक कल शुरू करें या आज ही शुरू कर दें? दैट इज़ द लो पास आरसी सर्किट। ऐसा करते हैं ना कि लो पास आरसी सर्किट का हम डायग्राम बना देते हैं। तुम लोग जैसे जैसे हम निकाले हैं ना, जैसे जो भी हम निकाले हैं अभी, ट्रांसफर फंक्शन की बात की, पोल जीरो डायग्राम की बात की, जो भी हमने अभी निकाला, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की हमने बात की, ठीक है, 3 dB फ्रीक्वेंसी की हमने बात की, वही हुआ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वो सब चीज़ अपने से करो एक बार। कल तो हम करेंगे ही, एक बार खुद ट्राई करो, इसका हम डायग्राम बना देते हैं और एनालिसिस करो व्हाई इट इज कॉल्ड द लो पास आरसी सर्किट। क्यों इसे हाई पास सर्किट नहीं क्यों नहीं कहते हैं? सर्किट में बना देता हूँ। दिस रेजिस्टेंस देखो, अब उल्टा हो गया ना। अब यहाँ रेजिस्टेंस था पहले। तो देखो, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऑटोमेटिक समझ में आए कि आप क्या करना है। स्टूडेंट जो है खुद सोचने पे मंजूर हो जाए। ठीक है, ये आर है, ये सी है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकाल लो। जिस तरह से हमने केस बना था ना, केस वन एंड केस टू, अब ये तुम्हारा काम है, खुद एनालिसिस करो कि लो फ्रीक्वेंसी ही क्यों क्यों कहलाता है। लो फ्रीक्वेंसी अगर तुम दोगे तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी अगर देंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी निकाला है वो चीज़ तुम खुद से करो। कल हम फिर इस पे डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ भी निकालेंगे। ठीक है, चलो। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं यहीं पर।